गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजनीति विज्ञान में चैप्टर 4 संस्थाओं का कामकाज पढ़ेंगे। हम लोगों ने करीब 7-8 चैप्टर पढ़ लिया है और अभी मुझे लग रहा है किसी बच्चे का होमवर्क ग्रुप में आया नहीं है। केवल वीडियो बना देने मात्र से आप लोगों को प्रेजेंट सर लिख देने से काम नहीं बनता। बच्चों, सारे अध्यापक जो भी ऑनलाइन क्लास देते हैं आपके, उन सभी के होमवर्क समय से पूरा कीजिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए। बुक कॉपी जिसके पास नहीं हो खरीद लीजिए। जुलाई का महीना आने वाला है, 1-2 दिन बचा हुआ है। बहुत जल्द ही आपके विद्यालय खुल जाएंगे और आप पुनः स्कूल जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप अच्छे से किताब कापी सारा एकदम मैनेज कर लीजिए, बढ़िया से सारे नोट्स अपने बना लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, ठीक। और ग्रुप में शेयर कीजिए, उसको रखे रहिए। जब भी स्कूल खुले कापी किताब सब चेक करा लीजिए बढ़िया से और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग को चैप्टर 4 पढ़ना है, संस्थाओं का कामकाज। संस्था मतलब जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सरकारी कोई कार्यालय हो, कोई भी कार्यालय हो, किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से उसे अधिकार मिला है, इसी के बारे में हमको चर्चा करना है। इसके बारे में ठीक है पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय। देखिए, लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ जनता द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना ही नहीं होता, क्योंकि जनता ने सब चुनाव के द्वारा चुन लिया, उसके बाद काम खत्म। उसके बाद तो काम शुरू होता है कि किस तरीके से वो जो एक सरकार चुनी गई है वो अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए कौन कौन सा काम करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों या सरकारों को कुछ नियम और प्रक्रियाओं का पालन करना भी अनिवार्य होता है। इसीलिए उसे संविधान कहते हैं, कानून कहते हैं। संविधान और कानून के अंतर्गत ही सरकारें बधी होती हैं और उसी आधार पर वो काम करती हैं। इसीलिए सरकारें लोग तानाशाही और प्रजातंत्र में बदल नहीं पाती या अपने मन का नहीं कर पाती हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त संस्थाओं के साथ साथ संस्थाओं के अंदर रहकर भी उन्हें कार्य करना पड़ता। मैंने अभी बताया यह अध्याय संस्थाओं के कामकाज से संबंधित लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक तंत्र है। हमारे देश में किस प्रकार महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उन्हें लागू किया जाता है, आप इस अध्याय में यह देखने का या समझने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त इन निर्णयों से जुड़े उन सभी विवादों को किस तरीके से सुलझाया जा सकता है या सुलझाया जाता है, आप इस अध्याय के अंतर्गत इन निर्णयों के बारे में भी महत्वपूर्ण भूमिका लेने वाली 3 संस्थाएं, जैसे मैंने बताया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका संसद को कहते हैं, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आता है। कार्यपालिका में आपका प्रधानमंत्री, उसकी कैबिनेट और नौकरशाह होते हैं। न्यायपालिका में आपके 3 कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट होता है। और ये जो न्यायालय है ये दोनों संस्थाओं से स्वतंत्र है, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करता है, ठीक है। ये तीनों संतुलित होकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, कभी एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते, और अगर हस्तक्षेप करते भी हैं तो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत और उन्हें लगता है कि ये संस्थाएं, चाहे वो कार्यपालिका हो या विधायिका हो, सही तरीके से काम नहीं करती। इस अध्याय में हम यह समझाने का भी प्रयास करेंगे बच्चों कि ये संस्थाएँ एक साथ रहकर केंद्र या राज्य सरकार के साथ कैसे कार्य करती हैं और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के साथ कैसे प्रबंध करती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार को केंद्र या संघ सरकार भी कहा जाता है, मैंने आपको कई बार बताया है। भारत में डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी शक्तियों का बंटवारा, और उसी बंटवारे के अंतर्गत भारत में शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर, ठीक है ना। यहाँ पे हम अपने प्रदेश सरकार के कामकाज के भी उदाहरण के बारे में सीख सकते हैं। इस अध्याय को ध्यान से पढ़ते हुए हम अपने आप राज्य की सरकार के कार्यों के उदाहरण भी हम सीख सकते हैं। प्रमुख नीतिगत निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसी के लिए हम लोगों ने एक सरकारी आदेश जो है उसके बारे में जाना है। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया था, इसे कार्यालय विज्ञापन के नाम से जाना गया। सभी सरकारी आदेशों की तरह यह इस विज्ञापन में भी एक संख्या थी। देखिए क्या होता है, जब भी कोई विज्ञापन होता है तो उसकी एक संख्या, जैसे हम लोग का नाम, रोल होता है, एडमिशन करवाने तो रोल नंबर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। एसआर नंबर होता है, यानी जिस हिसाब से हमारा एडमिशन उस हिसाब से हमारा एसआर तैयार होता है। तो उसी तरीके से जैसे जितनी भी सरकारें
अपने विज्ञापन, अपनी बातें प्रकाशित करती हैं सरकारी दस्तावेज विज्ञापन पे, उसका एक सीरियल नंबर होता है ताकि कभी भी काम लगे तो आसानी से वो मिल जाए। यह आदेश उसी संख्या से ही जाना जाता है। केंद्रीय क्रमिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। सचिव ही हस्ताक्षर करता। यह एक छोटा सा किंतु आदेश था, लेकिन मुश्किल से एक पन्ने का था, जिसमें यदि आप देखेंगे तो वह एक वैसा ही नोटिस लगता है जैसे अपने स्कूलों में हम लोग नोटिस देखते हैं। केंद्रीय राज्य सरकार प्रतिदिन विभिन्न मामलों में अनेक आदेश पत्र जारी करती है, परंतु यह आदेश काफी महत्वपूर्ण था, कई वर्षों का विवाद का कारण बना रहा। अब आप देखेंगे कि यह निर्णय किस तरीके से लिया गया और इसका क्या परिणाम होगा रहा या क्या परिणाम होगा। इस सरकारी आदेश में प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में जो 27% रिक्तियां हैं वो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं ओबीसी उसके लिए होगा। अब सरकारी नौकरियों में आरक्षण का केवल लाभ अनुसूचित जातियां और जनजातियों को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक भारत में ये चीजें प्राप्त थी। लेकिन अब सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही है और उनके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा है। अन्य लोग इन 27% की नौकरियों के लिए प्रतिभागी नहीं बन सकते। ये देखिए आपका नोटिस, ये छोटा सा जो है ये लिखा हुआ है। निर्णय लेने वाले कौन है? इस विज्ञापन को जारी करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया, ये बात प्रश्न उठता है। स्पष्ट है कि इस विज्ञापन का कोई अकेला अधिकारी हस्ताक्षर नहीं कर सकता। यह अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो फिर भी अकेले निर्णय नहीं ले सकता। कहने का मतलब यह है वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों पर ही लागू करता है। जो क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री हैं वह भी अकेले निर्णय नहीं ले सकते। इतने बड़े निर्णय लेने के लिए देश के सभी प्रमुख अधिकारी, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य लोग भी शामिल रहे होंगे। राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है तथा औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। संघीय सरकार का प्रमुख जो होता है वास्तविक रूप से वो प्रधानमंत्री होता है। सरकार की ओर से सारे अधिकार लेने का जो फैसला है या पावर है वही करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति जो होता है वो अन्य मंत्रियों को शपथ और उनको मंत्रालय देता है। राजकाज से या कामकाज, राजकाज से जुड़े जितने भी काम होते हैं, जितने भी निर्णय होते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक होती है, ये सारे चीजें प्रधानमंत्री के आदेश या प्रधानमंत्री के इच्छा पर ही होती है। सदन के मैंने बताया था जिसे हम लोग विधायिका बोलते हैं, उसके 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन कहते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन, अस्थायी सदन और राज्यों का सदन के नाम से भी जाना जाता है। और प्रधानमंत्री को लोकसभा में ही बहुमत सिद्ध करना पड़ता है, इसीलिए प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट जो होती है बच्चों वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में उसकी बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री या उसकी सरकार गिर जाती है। क्या कार्यालय विज्ञापन के निर्माण के लिए या निर्णय के लिए सभी लोग सम्मिलित हैं, इसके विषय में पता करते हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। यह सरकारी आदेश एक लंबे समय का परिणाम था। वर्ष 1979 में सरकार द्वारा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। बीपी मंडल, इसी कारण से इसे मंडल आयोग के नाम से जाना गया। सरकार ने इस आयोग को देश में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए मानदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने की जिम्मेदारी सौंपी थी। मंडल आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इसमें अनेक सुझाव दिए गए। इसमें एक सिफारिश की गई थी सरकारी नौकरियों सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को 27% आरक्षण देना चाहिए। संसद में इस रिपोर्ट की पेश हुआ और व्यापक चर्चाएं हुई। कई वर्षों तक बहुत से सांसदों व पार्टियों ने आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग की और अंततः 1989 में लोकसभा चुनाव में जनता दल ने अपने चुनावी घोषणा में यह वादा किया कि अगर सत्ता में आने के बाद वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी। चुनाव परिणाम के आने के बाद जनता दल की सरकार बनी और बीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद कुछ घटनाएं घटी जो इस प्रकार हैं। नवगठित सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के माध्यम से मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने की अपनी
मंशा को लागू किया या मंशा को जाहिर किया। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में औपचारिक फैसला लिया गया। अगले दिन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने एक बयान के माध्यम से इस फैसले के बारे में संसद के दोनों सदनों को अवगत कराया। कैबिनेट के फैसले को प्रशिक्षण और कार्मिक विभाग में भेज दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के फैसले के मुताबिक एक आदेश जारी किया, जो मंत्री की स्वीकृति सरकार की तरफ से भी ली गई। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस तरीके से 13 अगस्त 1990 को OM संख्या 3612 36,012/3190 यानी 31 तारीख को ये लागू किया गया था 1990 में तैयार किया गया। ठीक है ना। इस तरीके से यद्यपि उस दौरान अगले कुछ माह तक यह देश का सबसे अधिक चर्चित मसला रहा। सभी पत्रिकाएं, अखबारों ने इस मुद्दे को तरह तरीके से छापा और उस पर बहस चली। इसके चलते अनेक देश के अनेक संस्थाओं या स्थानों पर हिंसक झड़पें हुई। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना था कि देश के विभिन्न जातियों के मध्य असमानताओं के कारण ही नौकरियों में आरक्षण आवश्यक है। इसके विपरीत दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस फैसले से जो पिछड़े वर्ग के नहीं है उनके अवसर छिनेंगे। अत्यधिक शैक्षणिक योग्यता होने पर भी उन्हें सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी और इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश की एकता और अखंडता पर नुकसान होगा। अंततः इस विवाद का निपटारा किसने किया? आप भली बात जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा करते हैं। इस आदेश के विरोध में कुछ लोगों ने संस्थाओं ने अदालत में कई मुकदमे किए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया, जिसे इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का मामला कहा गया। इसके पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की फैसले या दलीलें सुनी। उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के मूल आदेश में कुछ संशोधन करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा पिछड़े वर्ग की अच्छी स्थिति वाले लोगों का आरक्षण का फायदा नहीं होना चाहिए। इस निर्णय के अनुसार 8 दिसंबर 1993 को कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा एक और आदेश जारी दिया के बाद यह विवाद सुलझ गया। तभी से यह नीति अमल में है। ठीक है ना। अगला है राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता।